मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं आपके सामने उन महान क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूतों को ला रहा हूं आपके सामने, जो लगभग आज अज्ञात हैं। वो अनसंग हीरोज, हीरोइंस, वो नायक, वो नायिकाएं, वो नींव के पत्थर, वो वीरता और शिखर पर बैठे हुए, वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए कमाल के व्यक्तित्व, नायक और नायिकाएं, देश और विदेश में वो भारतीय लोग जिन्होंने उस समय भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट गए, भारत माँ की स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने आप को आहुत कर गए। लेकिन असल में जिन लोगों ने कुर्बानियां की, बलिदान किए, उनका नाम इतिहास से गायब हो गया। गायब ही नहीं हुआ, एक पाप और भी हुआ। देश को आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। इससे बड़ा क्रूर मजाक और कोई हो नहीं सकता। हर वीडियो के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा तथ्य आपके सामने रखता जा रहा हूं। जिन 2 लोगों ने लाठी नहीं खाई और जेलें भी जिनकी वीआईपीज थी, ये तो 2 लोग हो गए। और जिस पार्टी की बात करते हैं, वो पार्टी बनाई किसने? सर ओ ह्यूम इटावा के कलेक्टर ने, वहां के ब्रिटिशर्स सरकार के कहने पर। क्यों बनाई? आजादी देने के लिए बनाई होगी। सोचो जरा, क्या कितना बड़ा मजाक लगता है। नहीं, इनके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाए रखो और धुआं निकलता रहेगा और ये लोग आपकी जय गाते रहेंगे। और कांग्रेस का इतना ही काम है, तो क्यों बनाई गई? अपनी सुरक्षा कवच के लिए, आजादी देने के लिए नहीं। पर जिनको आजादी लेने के लिए जान हथेली पर रखकर, फांसी के तख्ते के सामने हमेशा की नींद सोकर, काला पानी जैसे भयंकर नरक से भी बहुत परे की भी कल्पना नहीं की जा सकती। वो काला पानी, सेलुलर जेल, अंडमान, 90% क्रांतिकारी वहां मर खप गए, उनका नाम तक कहीं नहीं है। ये लोग वास्तव में जो उनको चुनौती दे रहे थे, सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, जिनके कारण, और आखिरी अटैक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैं उनके एपिसोड्स के अंदर भी दे चुका हूं, हर बार बता चुका हूं। वो क्यों गए, कैसे गए? चरखे से नहीं गए, सत्याग्रह से नहीं गए, अहिंसा का प्रचार करके कि हमको एक गाल पे मारते हैं तो दूसरा गाल भी रख दो, इस कारण से नहीं गए। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली पार्लियामेंट में बोल रहा था, हम क्यों गए, कैसे गए? तो सशस्त्र क्रांतिकारियों की सशस्त्र चुनौती और नेताजी सुभाष चंद्र का आखिरी प्रयास। इस बीच में 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास जो मैंने अभी लिया है, आपको तो सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक लाऊंगा भाई। 800 साल का इतिहास आपके सामने रखूंगा और इन 800 सालों में उन अज्ञात नायक और नायिकों को आपके सामने लाऊंगा। श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे, हम सब मिलकर के स्मरण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। आइए उसी श्रृंखला में जो मैं आपको दे रहा हूं, आज भी एक ऐसे ही युवा को आपके सामने ला रहा हूं। बंगाल का दहकता शोला जितेंद्र नाथ मुखर्जी। यद्यपि सारे भारत में 10 दिशाओं में हर कोने से भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियां अंग्रेजों को देने वाले ऐसे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए चल पड़े थे। लेकिन भाई बंगाल और बंगाल के बाद महाराष्ट्र, यहां तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तीसरे घर से क्रांतिकारी पैदा हो रहा है, हर तीसरे घर के से क्रांतिकारी पैदा हो रहा है। इस प्रकार एक माहौल बन गया था।
एक वातावरण बन गया था। उसी सारे के बीच में हमारा ये जितेंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म होता है बंगाल के एवना नाम के गांव में। उन दिनों महापुरुषों की कहानियां, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे अनेक और उससे पूर्व के क्रांतिकारियों की कहानियों को सुनाने का प्रचलन था। नवयुवक इकट्ठे 10, 20, 50 किए जाते और ये कहानियां सुनाई जाती। बहुत सारे युवक इन कहानियों से प्रभावित हो रहे थे और ये जितेंद्र नाथ मुखर्जी के अंदर तो चिंगारी कोई और ही तरह की जन्म ले रही थी। इस चिंगारी को बहुत बड़ी ज्वाला बनना था, देश के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखना था। इस प्रकार से ये बंगाल का शोला दहकता जितेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाली युवकों के साथ और भी युवक प्रभावित हो रहे हैं, ये भी प्रभावित हो रहा है। और इनकी माता श्री ने गीता पढ़ाई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। और वो माँ भी धन्य होगी। क्या बना रही थी अपने बच्चे को वो? गीता से उसको क्या मिला? गीता से क्या मिला? उससे पहले वो गीता से अरविंद घोष को, बाल गंगाधर तिलक को, मदन लाल ढींगरा को अच्छी तरह से पढ़ चुका था, सुन चुका था, अच्छी तरह से उनसे प्रभावित था। और बीच में एक गीता काम कर रही थी अपनी, वो क्या क्या लिया गीता में से उसने, और कुछ उसको याद रहा कि नहीं रहा। गीता में से उसने लिया निडरता। निडर हो गया। हिंदू मरता कहाँ है? आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, जाएंगे और आएंगे। भारत माँ को स्वतंत्र कराते रहेंगे, कराते रहेंगे। ऐसी जवानियां एक नहीं अनेकों वार करते रहेंगे। ऐसा समझ लेकर के चलने वाला ये नौजवान अपनी जवानी में पांव रखते ही अपने कुछ युवकों के साथ, साथियों के साथ बम बनाने लग पड़ा। जहां जहां अंग्रेज मिलेंगे बॉम्ब से उड़ा देंगे। भारत मां के पवित्र शरीर पर इन दुष्टों को, फिरंगियों को, विधर्मियों को नहीं नाचने देंगे। ऐसा समझ करके चल पड़ा ये नौजवान जितेंद्र नाथ मुखर्जी, बंगाल का दहकता शोला। साथियों के साथ बम बनाने का काम भी शुरू किया और पिस्तौलें आदि भी एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया। पिस्टल्स जहां कहीं जैसे भी मिली, जरूरत पड़ेगी, ये सब प्रोसेस चल रहा था। इस बीच में एक बहुत बड़ा नाम जो मैं कई बार आपके सामने ला चुका हूं, बंगाल की धरती का ही रास बिहारी बोस, बहुत ऊंचे कद के क्रांतिकारी भाई, विदेशों में रह करके भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए तैयार करके भेजने वाले रास बिहारी बोस, कई देशों का भ्रमण करके वहां से, जहां से शस्त्र मिले, जहां से धन मिले, भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध स्तर पर बड़ा प्रयास करने वाले रास बिहारी बोस। 1857 के सूत्रधार पेशवा और कुछ क्रांतिकारियों को मैंने अपनी वीडियोस के अंदर दिया है आपको। रास बिहारी बोस के भी शायद 2-3 एपिसोड दिए हैं। कमाल का व्यक्तित्व भाई, क्रिस्मेटिक व्यक्तित्व। रास बिहारी बोस ने 1857 के बाद उनको लगा कि अब भी तो एक दिन निश्चित करके कुछ करना चाहिए। वहां थोड़ी सी अनुशासन में गड़बड़ हो गई और थोड़ा जोश में समय से पूर्व वो क्रांति आरंभ हो गई। उसका दुष्परिणाम भी हुआ। ऐसा नहीं कि वो विफल हो गई क्रांति, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली। अब रास बिहारी बोस ने कई सालों से देश विदेश में घूम घूम के उन्होंने एक दिन निश्चित किया, 21 फरवरी 1915, 1857, कितनी देर के बाद। लेकिन एक और प्रयास युद्ध स्तर पर पूरे देश के अंदर, जैसे उस क्रांति में संत महात्माओं का, ऋषि मुनिषियों का, किसान का, व्यापारी का, युवा का, बूढ़े का, हर वर्ग का सहयोग 1857 की क्रांति में एकदम ब्लास्ट हुआ था। अंग्रेज हक्के बक्के हो गए थे, स्टन हो गए थे।
ऐसे ही उससे शिक्षा लेकर के फिर से एक प्रयास करेंगे। ये प्रयास कर रहे थे रास बिहारी बोस। दिन निश्चित कर दिया 21 फरवरी 1915, एक साथ विद्रोह करेंगे। लेकिन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेजों को कुछ थोड़ा सा पता चला, तो उन्होंने चालाकी से क्या किया, अपने कुछ लोगों को, अंग्रेजों ने, भारतीय ही थे, उनको संकेत किया कि जहां भी कोई क्रांतिकारी दिखते हैं उनके साथ मिल जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ और उनसे हमें कुछ बताओ। उनको मोटी रकम दे दी होगी। ऐसे ही एक गद्दार के कारण, कुछ देशद्रोहियों के कारण हमारे एक महाराष्ट्र के पिंगले जी को पकड़वा दिया। लेकिन इस बीच में वो पकड़े जा चुके थे। एक गुप्त अड्डा जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने कलकत्ता में ही बना लिया था। लेकिन उस गुप्त अड्डे का भी भेदिए ने, बड़ा मुश्किल होता है भैया, जो लोग एक जैसे ही दिखने में हों। लेकिन आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, यह देश विदेशियों की फौज से लड़ करके हार कर गुलाम नहीं हुआ, अपने ही गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। और वो गद्दारी का यहां भी दिख रहा है मेरे एपिसोड के अंदर। जहां मैं देशभक्तों के स्वर्णिम पृष्ठ आपके सामने ला रहा हूं, वहां मैं उन गद्दारों के कलंकित पृष्ठ भी आपके सामने ला रहा हूं। इसलिए ला रहा हूं, वो गद्दार आज भी शाम को 6 बजे चैनल खोलोगे तो दिख जाएंगे, हमारे आप जैसे हैं वो। लेकिन वो बिकाऊ माल को पहचानना होगा। इन गद्दारों के कारण पहले भी गड़बड़ हुई है, गुलामी कहीं फिर हमारे द्वार पर दस्तक न दे। तो ऐसे वो गुप्त अड्डे का भी पता चल गया कलकत्ता के, और उस गुप्त अड्डे का भी उस सरकारी भेदिए ने वो भी पकड़वा दिया। लेकिन जितेंद्र नाथ मुखर्जी को ये पता चल गया कि ये किसने काम किया है, और वो ये समझता था कि अब जितेंद्र नाथ के पास जाकर के कोई और भेद लेते हैं। आते ही जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने उस भेदिए को छलनी कर दिया, गोलियों से खत्म कर दिया कि इस गद्दार का यही नाम है। बात आगे बढ़ती है, गुप्त अड्डा भी गड़बड़ हो गया, पहले भी हो गया, पिंगले जी भी पकड़े गए, और अब इसको मारा है तो पुलिस, और किसने मारा, और उनके भेदियों को मारा है, उनके व्यक्ति को मारा है, तो और भी पुलिस सतर्क होकर के करेगी। गांव घेर लिया गया, एवना का गांव जहां के ये थे, वहां से उनको पता चल गया। वहां से ये निकल करके जंगल में 4 साथियों के सहित ये 5 लोग जंगल में चले गए। गांव वाले लोगों को पुलिस ने आकर के बहकाया, झूठ बोला। वो क्या, नहीं हमको अब इससे कोई नहीं लेना देना जितेंद्र नाथ बख्शी से, वो तो कहाँ गया है, उससे हमने क्या लेना है। पर इस जंगल में, पास वाले जंगल में कुछ डाकू आ गए हैं खूंखार, असला तो हमारे पास है, लेकिन इस गांव में, इस जंगल के रास्ते हमको नहीं पता। लोग उस बहकावे में आ गए, गांव के भोले भाले लोग इन दुष्टों के साथ, इस पुलिस के साथ, रास्ता दिखाने वाले गांव के लोग, उसी गांव के जहाँ के, एवना गांव के जहाँ के जितेंद्र नाथ मुखर्जी, वो हीरा, वो कमाल का तपस्वी, वो कमाल का त्यागी, वो कमाल का वीर, जो 24 घंटे जान हथेली पर रख करके आगे बढ़ता था। गांव के लोग पुलिस के साथ हो गए, ढूंढते ढूंढते ढूंढते। अब गांव वालों को नहीं पता कि वो यहाँ पर इस जंगल में है। अगर गांव वालों को पता होता तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक आध कोई निकल सकता था, वो तो गांव के बहुत सारे लोग चल पड़े, हाँ डाकुओं को पकड़ना है। पर अंग्रेजों को पता था कि उन्होंने क्या करना है और उन भारतीयों से उन्होंने क्या करवाना है। आखिर मुठभेड़ होती है। ये 5 क्रांतिकारी
उधर 50 सिपाही असले के साथ बराबर मुकाबला करते रहे, कई सिपाहियों को मार गिराया, लेकिन अपने साथियों के साथ ये यतीन्द्र नाथ मुखर्जी भी घायल हो गए। घायल अवस्था में, इनमें अभी कोई भी गोलियों का वो शिकार नहीं हुआ, छलनी नहीं हुआ, घायल हुए। इन घायल अवस्था में ही इनको पकड़ करके ले आए, जेल में रखा, और ये कुछ ज़्यादा यतीन्द्र नाथ मुखर्जी को ज़्यादा गोलियां लगी थी और इनको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। बाकियों को भी करवा दिया होगा, पर उनको तो यतीन्द्र नाथ मुखर्जी चाहिए थे ना। बहुचर्चित उस समय का चेहरा, वो नौजवान, आग का गोला, दहकता शोला, यतीन्द्र नाथ मुखर्जी उनको चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वो दुष्ट इस यतीन्द्र नाथ मुखर्जी को फांसी के तख्ते के ऊपर ले जाते, ये अत्यंत घायल अवस्था में ये नौजवान आखिर में अपनी माँ की गोद में अंतिम श्वास लेकर भारत के इतिहास को स्वर्णिम बनाने वाला, आखिर में भी अनेक सिपाहियों को मारने वाला, घायल अवस्था में मुकाबला करने वाला, आखिर 9 सितंबर 1915 को अस्पताल में ही चिर निद्रा में सो गया। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी भारत माँ का एक सपूत, और इस चैनल के माध्यम से मैं सब लोग आपके सामने जो ला रहा हूँ, इनकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं है भाई। इनकी भावनाएं, इनकी बहादुरी, इनका त्याग, इनकी तपस्या, कितनी यातनाएं, जेल के अंदर काला पानी की, फांसी का तख्ता, ये सब चलता रहा, 190 वर्ष चलता रहा। और लाखों लोग, 7 लाख तो वो थे जो इस सारी क्रांति में 190 वर्ष में गांव के गांव जला दिए गए, लोगों को घरों से निकाल करके गोलियों से भून दिया गया। लेकिन ऐसे असंख्य वो क्रांतिकारी जिन्होंने सीधी चुनौती दी, उनका भी नाम कहीं नहीं। ऐसे उन नामों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने ला रहा हूं। और एक बात ध्यान में रखें, अब चूंकि मेरा समय हो रहा है, इस देश को असल में आज़ादी दिलवाने वाले कौन थे और हमें क्या बताया गया, और इस बात को मैं बीच बीच में तथ्यों के साथ आपके सामने लाता रहूँगा। इन सारे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का काम मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।